हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपये तो है, दे दूँ तो कंबल कहाँ से आएगा? मांस पूस की रात खेत कैसे काटोगे? उसका से कह दो फसल के रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूछ सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना पड़ेगा, नहीं घुंघड़ियाँ देंगे। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो अपने नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे गर्दन तो किसी तरह बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तकबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आगे टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुबे, दूसरी तकरीब, दूसरा सुनूं, कौन तकरीब करोगे? कौन कंबल खैरत में दे देगा? ना जाने कितना रुपया बाकी है, जो किसी तरह आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर के काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई कर्जा अदा करने के लिए, हम तो पैदा ही हुए थे, ऐसी खेती में बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी पत्नी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि उसकी जाबीर टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की भैंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी कर लाओ, वो भी इसमें झोंक दो, उस पर से भी धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाजार चला। मालूम होता है जो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है, उसमें एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ पर दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे की ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी में नीचे बांस की खखोली पर अपने पुराने गाठे की चद्दर ओढ़े हुए काँप रहा था। खटोले के नीचे उसकी साथी कुत्ता जाबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबड़ा जाटा लगता है? कहा तो घर पर पियाल कर लेट रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा, सर्दी में क्या करूं? जानता है मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेते हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये ना समझ पाया था कि वह कुंकू की आवाज़ से उसकी मालिक को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू के हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसी है जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से जबड़ा कर भागे। मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर में खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकल कर चिलम भरी। जाबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जाबीर मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों में रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आ गया। हल्कू को उसकी सांसें से गर्मी लगी। चिलम पी कर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा।
कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानींद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रह ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमचिमाते हुए ऐसे सुख मालूम होता था तो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद ख्याल कर ही रहा था कि बहिश्त यही है, और हल्कू की रूह इतनी पक चुकी थी कि कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालात को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्त ने उसकी रूह में सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जरा हकीकी रोशनी में मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसने मालिक को इस खबर का रुहास निहित ने उसके दिल को एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे के झोंकों में भी ना चीज़ समझ रही थी। वो झपक से उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कोई मतलबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्बे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती से मिलकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुजमिद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जाबी देख, अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे तो कुतुब के इर्द गिर्द घूमते हैं, अभी अपना निक्स दौरा भी खत्म नहीं कर चुके हैं। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत में थोड़ी देर के फसले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग के पत्तों में ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरेंगे और उसे जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कोई पौधों उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर उसके हाथ में सुगलाता हुआ उबला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखकर पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग की पत्तियां बटोर कर तापे डाटे में हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कुकू करते हुए अपने मालिक की राय से मुहाफरित जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटा धूप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों में शबनम की बूंद टप टप टपक रही थी। यकायाक एक झोला मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगी। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुराते जाते थे, नंगे पांव जले जाते थे और पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर के अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले दफ्तर की पंक्तियों को छू छू कर भागने लगे। इसे मुक्त जल रोशनी के बाग में आलीशान दफ्तर ऐसे मालूम होते थे कि वे अंधेरे में अपनी गर्दन पर संभाले हो। तरीकी की इस आहत समंदर में ये रोशनी एक नाव की मुनीम मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बवाल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए। गोया वो सर्दी को लालकार कर रहा था। तेरी जी में जो आए वो कह। सर्दी की इस बेपयां ताकत और फत पाकर वो खुशी को छुपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ये तकदीर नहीं सूझी। नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव में कूद कर पार करे, देखे कौन जल्दी निकल जाए।
अगर जल जाए तो बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों के अलाव में जनीब देखा। मुन्नी से कल ये न जड़ देना कि रात ठंड लगी और तप कर रातें काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उसके अलाव के ऊपर से ही सांप गया निकला। पैरों से जरा सी लिपट गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव की ईद को घूमकर पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव को पार कर आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरी छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने अब फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं-जूं सर्दी बढ़ती जाती उसे सुस्ती दबा देती थी। जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत पर आया। शायद नील गाय का झुंड था। उसके कूदने पर दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसके दिल से कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जाहिर मालूम होता था। कैसे गरमाया हुआ मज़े में बैठा हुआ था। इस चाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उसका ताउक़ुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से ना हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, मगर जबरा फिर भौंके उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वह कब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो अब भी सब समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देखकर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से ना रह गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर हवा का ऐसे ठंडा चुभने वाला बिच्छू का डंक सा एक झोंका आया। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख के कुदेर कुदेर कर अपने ठंड जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीली गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। अब से सुयुद्धी की चारों तरफ से रस्सी का तरह जबड़ा जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़ के सो गया। सवेरे उसकी जब नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद में सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा ही सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डंटे पर आए। देखा खेत का एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज में से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी। ये कहे देती हूँ, जीने के लिए खेती करती हूँ, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर सहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसे ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या करती हूँ? तुम क्या सुनते हो? तुम गाली खिलाने की बात कह रही है सरना, कि इन बातों में क्या सारोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं इसी खेती में बच आई।
हल्कू की मासूमियत अंदाज से कहा। जी मन में तो मेरे भी आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ मुन्नी, तुझसे मैं सच कहता हूँ, मगर मजदूरी के ख्याल करता हूँ तो जी घबराता उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजदूरी ना करूँगा, चाहे कितनी भी दुल्लत हो जाए। खेती का मर्जात नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा, चल घर चल। इसी के साथ पूस की रात की कहानी समाप्त होती है दोस्तों। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा क्या आपको हमारी स्टोरी सुनना पसंद है, तो मैं इसी तरह स्टोरी आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगी। और यह पूस की रात कहानी है जो हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का द्वारा लिखित है और इसमें बहुत सारे चीज़ों का व्याख्या है, वर्णन है, जो विस्तार से पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। और कहने का मतलब यह है कि यह कहानी जो है ना, सच में एक गरीब परिवार का जो कर्जदार होकर जो शोषण होता है ना खेती करने वाले मज़दूरों का या फिर किसानों का, उसके ऊपर थोड़ा सा कष्टदायक कहानी है। लेकिन सच बताऊं तो पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ सोची थी शेयर करना, सो शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा यह कहानी। और पूस का रात का अर्थ ये होता है कि यह रात बहुत ठंड जब पड़ती है ना, हमारे यहाँ कहावत है पूस में जब पछुआ चलता है ना तो बहुत ही मतलब ठंड लगती है। उस रात को एक इसके पास कंबल नहीं होता है कि ये अच्छे से ओढ़ पाए। ये 3 रुपये जमा करके रखता है पूस की रात को कंबल खरीदने के लिए, बट वो ये भी नहीं कर पाता है, इसीलिए वो इसी तरह अपना जाड़ा गुजारता है। तो उसके साथ जो होता है वो आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगली स्टोरी में।